हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम प्रोटिस्टा खत्म किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को माइकोटा भी कहते हैं। इसके बारे में पहले हम पूरा एक जनरल इंफॉर्मेशन, पूरा इंट्रोडक्शन अपन पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी क्लासेस के बारे में, इंडिविजुअल क्लासेस के बारे में डिटेल अपन पढ़ेंगे। पर जब हम क्लासेस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो उसके पहले जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाले पूरे टर्म्स अपन उन क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम किंगडम माइकोटा और किंगडम फंजाई। सबसे पहले बात करते हैं कि फंजाई, एक्चुअली फंजाई के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी किसको कहते हैं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ फंजाई को हम कहते हैं माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फंजाई की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, फादर ऑफ फंजाई, फादर ऑफ माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा गया मिचेल को। मैचली ने एक बुक लिखी थी नोवा प्लैंटरम जेनेरा, उसमें इन्होंने फंजाई की पूरी डिटेल को मेंशन किया था। तो इनकी बुक का नाम नोवा प्लैंटरम जेनेरा। ये फंजाई के बारे में पूरी डिटेल इस बुक में बताई गई थी। अब इंडिया में जिन्होंने फंजाई की पूरी डिटेल स्टडी की थी ये थे मुंडकर और बटलर। तो हम फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी मुंडकर और बटलर को कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, ये हम कहते हैं मुंडकर और बटलर। एक्चुअली ये दोनों साइंटिस्ट का नाम इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए कहीं आपको मुंडकर पढ़ने मिलेगा, कहीं आपको बटलर पढ़ने मिलेगा। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अपन ने देखा। फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं, यहीं से वर्ड माइकोटा भी लिया गया था। और फादर ऑफ माइकोलॉजी माइचली कहते हैं। इनकी बुक का नाम नोवा प्लैंटरम जेनेरा पूरा मेंशन किया था इस बुक में। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी हम कहते हैं मुंडकर और या तो फिर बटलर को। अब हम बात करते हैं फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। तो सबसे पहले इसका ऑकरेंस देखते हैं। फंजाई का ऑकरेंस कहां मतलब फंजाई कहां देखा जाता है, ये हम बात करते हैं। वैसे तो फंजाई को कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है, मतलब फंजाई हर जगह पाए जाते हैं। फिर भी कुछ स्पेसिफिक ऐसी जगह है जहां पे फंजाई की ग्रोथ बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो ऐसी ही कुछ हम बात करते हैं। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी हर जगह पाए जाते हैं। एक्चुअली हर जगह पाए जाते हैं क्योंकि इनमें इतनी डाइवर्सिटी देखी जाती है और ग्रोथ कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है कि ये किसी जगह को नहीं छोड़ते। और सबसे ज्यादा इनका जो नंबर देखा जाता है वो सॉइल में देखा जाता है, यानी जो ह्यूमस रिच सॉइल होता है उसमें इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। तो कुछ ऐसी जगह हैं जैसे ह्यूमस रिच सॉइल। इसके अलावा ये कॉप्रोफिलस भी होते हैं। कॉप्रोफिलस मतलब होता है ये डंग में इजीली ग्रो कर जाते हैं। डंग में इजीली ग्रो कर जाते हैं ये। कॉप्रोफिलस के साथ साथ ही कॉर्टिकोलस भी होते हैं। कॉर्टिकोलस का मतलब होता है ये बार्क में ग्रो करते हैं। जो प्लांट्स की जो बार्क होती है, छाल होती है, उसमें ये इजीली ग्रो कर जाते हैं। एपिजाइलिक होते हैं। एपिजाइलिक मतलब ये वुड पे ग्रो कर जाते हैं।
जो वुड के लॉग्स होते हैं उसमें भी आसानी से ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये कुछ ऑकरेंस देखी हमने जहां पे फंजाई काफी ज्यादा नंबर में देखा जाता है। इसके अलावा फंजाई जो होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशनशिप में भी रहता है, जहां पे हम इसकी ग्रोथ आसानी से देख सकते हैं, जैसे लाइकेन। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गे और फंजाई के बीच में। ये हमने किंगडम मोनेरा में जब हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे थे उसमें भी अपन ने डिस्कस किया था। तो इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। एल्गे और फंजाई के बीच की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। यहाँ पे जो एल्गे होता है वो फूड सिंथेसिस करता है, जबकि फंजाई जो होता है वो शेल्टर और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है एल्गे को। इसके अलावा एक रिलेशनशिप और होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है और ये फंजाई और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं इनके बीच में देखा जाता है। तो ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। फंजाई और हायर प्लांट्स के बीच में, हायर प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उनके बीच में जो एसोसिएशन होता है उसको हम माइकोराइजा कहते हैं। यहां पे भी फंजाई जो होता है वो मॉइस्चर और शेल्टर प्रोवाइड करता है, जबकि जो रूट्स रहते हैं वो उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली कुछ प्लांट्स में रूट्स में मटेरियल जो होता है, जो स्टार्ची मटेरियल होता है और जो भी फूड मटेरियल होता है, रिजर्व मटेरियल होता है, वो डिपॉजिट होने लगता है और फंजाई वहां से न्यूट्रिशन इजीली गेन करता है। तो ये पहला अपन ने कैरेक्टरिस्टिक देखा, इसका पहली प्रॉपर्टी देखिए अपन ने ऑकरेंस की। ये लगभग मान के चलिए कि फंजाई हर जगह है और बहुत तेजी से कुछ जगह पे ग्रो करता है, जैसे ये कुछ प्लेसेस हैं, लाइकेन और माइकोराइजा के फॉर्म में भी हमने उसको पढ़ा। दूसरी प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, इसकी जो बॉडी होती है उसमें किस तरह से स्ट्रक्चर्स और फीचर्स देखे जाते हैं। तो नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी हम बात करते हैं इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फंजाई की जो बॉडी होती है उसको हम थैलस कहते हैं। फंजाई की जो बॉडी होती है उसको हम थैलस कहते हैं। थैलस एक्चुअली बॉडी का ही पार्ट है। अब हम इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये हम बात करते हैं। जैसे अगर हम कंपेयर करें हायर प्लांट्स और इसको, तो हायर प्लांट की जो बॉडी होती है उसमें रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट होती है। फंजाई की बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता, यानी थैलस इज नॉट डिफरेंशिएटेड और बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड into root, stem and leaves। यानी इसकी बॉडी में ऐसा कोई कैरेक्टर हमको देखने नहीं मिलता। अब इसकी बॉडी में एक्चुअली होता क्या है, तो इसकी बॉडी में, फंजाई की जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स के ग्रुप से बनी होती है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं एक धागे के समान स्ट्रक्चर्स होते हैं और कई जब ये स्ट्रक्चर्स कंबाइन हो जाते हैं तो हमको फंजाई की बॉडी इजीली विजिबल होती है। तो ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम कहते हैं हाइफे। दीज फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स आर नोन एज हाइफे, और जब बहुत सारे हाइफे कंबाइन कर जाते हैं तो हम उसको माइसीलियम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ filamentous structures called hyphae। इसे हम हाइफे कहते हैं और जब ये स्ट्रक्चर्स कंबाइन कर जाते हैं तब हम इसे माइसीलियम कहते हैं। मैनी हाइफे combine together and form
माइसीलियम। यानी मेन बॉडी जो होती है फंजाई की उसे हम माइसीलियम कहते हैं। एंड माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। अब ये जो माइसीलियम होता है इसमें हम कई कैटेगरीज पढ़ते हैं। यानी माइसीलियम एक्चुअली 3 टाइप का होता है, प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम एंड सिनोसाइटिक माइसीलियम। और ये कौन सी किस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है ये हम बात करते हैं। तो माइसीलियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राइमरी माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम का मतलब होता है कि ये सेप्टेट होगा और इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सेप्टेट मतलब होता है डिवीजन, यानी बॉडी में कुछ ऐसी लाइंस प्रेजेंट होती हैं जिससे फंजाई की जो बॉडी होती है वो डिवाइड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझें, जैसे ये फंजाई की बॉडी है, एग्जांपल के ये फंजाई की बॉडी है और यहां से कुछ पार्टीशन डेवलप हुआ जिसने फंजाई को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये पार्ट कहलाता है सेप्टा। सेप्टा मतलब एक डिवीजन लाइन होती है जो हमें फंजाई की बॉडी में देखने मिलती है। कई फंजाई में ये प्रेजेंट होता है, यानी सेप्टा प्रेजेंट होता है, और कई फंजाई में सेप्टा नहीं होता। तो दूसरा है सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम में भी बॉडी में सेप्टा पाया जाता है, इसमें भी सेप्टा होता है और ये बाई न्यूक्लिएट होता है, यानी इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप का जो है, थर्ड को अपन कहते हैं सिनोसाइटिक माइसीलियम। सिनोसाइटिक माइसीलियम का केस थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि सेप्टा बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, यानी ये स्ट्रक्चर एसेप्टेट और साथ में मल्टी न्यूक्लिएट होता है, यानी न्यूक्लियस इसमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं और सेप्टा एब्सेंट होता है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसको फिर से समझ लेते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम फंजाई की बॉडी को थैलस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। थैलस, इसमें थैलस जो होता है वो डिफरेंशिएट नहीं होता रूट स्टेम लीफ में, यानी प्लांट की बॉडी में हम अगर थैलस देखें तो वहां थैलस रूट स्टेम लीफ का बना होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। बॉडी में छोटे छोटे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम हाइफे कहते हैं, और जब ये हाइफे बहुत सारे जुड़ जाते हैं आपस में तो हम इसे माइसीलियम कहते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हाइफे, ये दूसरा हाइफे, ये तीसरा हाइफे, ये चौथा हाइफे, ये अगला, ये अगला, ये और, तो ये पूरी एक बॉडी, ये पूरी बॉडी फंजाई की बॉडी कहलाएगी। ये पूरा स्ट्रक्चर, ये कलेक्टिव स्ट्रक्चर माइसीलियम कहलाएगा और इंडिविजुअल फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स जो हैं ये हाइफे कहलाएंगे। तो फंजाई माइसीलियम में, माइसीलियम के बेस पे फंजाई को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी ये एक तरह का वर्ड आपको पढ़ने मिलेगा, फंजाई हैविंग प्राइमरी माइसीलियम, फंजाई हैविंग सेकेंडरी माइसीलियम और सिनोसाइटिक माइसीलियम। तो माइसीलियम को एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी माइसीलियम मतलब जिसमें सेप्टा यानी डिवीजन होगा और सिंगल न्यूक्लियस, सेप्टा 2 न्यूक्लियस वाला सेकेंडरी, और बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे तो सिनोसाइट। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पे भी सिनोसाइट वर्ड यूज करते हैं मतलब वहां पे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कहीं पे भी आगे आप एनसीईआरटी बुक में या किसी भी बुक में सिनोसाइट वर्ड पढ़ें तो सिनोसाइट का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन, एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं, सिनोसाइटिक कहते हैं हम उसे। ये हमने 2 प्रॉपर्टीज देखी, पहला हमने बात की ऑकरेंस कहां होता है और दूसरी बात की हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं फंजाई की, जो कि न्यूट्रिशन है। अब फंजाई जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है, मतलब ये एक क्लोरोफिलस है। अब क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस फिनोमेना, ये शो नहीं करेंगे। मतलब फंजाई जो होते हैं ये टोटली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स
किसी और ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड करेंगे फूड के लिए। ए क्लोरोफिलस, इनमें क्लोरोफिल नहीं होगा। अब न्यूट्रिशन किस तरह का होता है इसमें बेसिकली न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। एक होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन का मतलब होता है व्हेन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिके मैटर, तो वो सेप्रोफाइट कहलाता है। इसमें हम मेंशन कर देते हैं इसको, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर। जब कचड़े से या डेड चीजों से ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करेगा तो वो सेप्रोफाइट कहलाता है। और फंजाई जो होता है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करता है। दूसरा इसमें न्यूट्रिशन देखा जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स के बारे में हमने लास्ट प्रोटिस्टा वाले में भी पढ़ा था कि पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी से फूड ऑब्टेन करते हैं। यानी यहाँ पे भी फंजाई जो है ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठते हैं और उनसे फूड लेते हैं। यहाँ पे जो फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए जो फंजाई के पास स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनका नाम होता है हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया वो स्ट्रक्चर्स हैं, ये रूट के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी की बॉडी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट बॉडी। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट बॉडी, तो इसे हम पैरासाइट कहते हैं। और जो स्ट्रक्चर इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम कहते हैं हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, ये रूट्स नहीं होते, रूट के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दैट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम होस्ट बॉडी। ये फंजाई के न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारी चीजें। इसमें बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ फंजाई है वो या तो सेप्रोफाइटिक होगा या तो पैरासाइटिक होगा। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स सामने आ सकते हैं, पर जो बेसिक कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है वो यही दो है। तो ये हो गया न्यूट्रिशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंजाई की सेल्यूलैरिटी। फंजाई जो होते हैं ये बेसिकली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। मोनेरा में हमने पढ़ा था सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोटिस्टा में पढ़ा था हमने यूकैरियोट्स होते हैं, और यहाँ पे ये पूरे के पूरे यूकैरियोट्स। और इसके आगे जितने भी हम प्लांट्स वाले पार्ट पढ़ें, प्लांट वाले जो भी कैटेगरीज पढ़ेंगे वो सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ही हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, सेल्यूलैरिटी, ये मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं और यूनिसेल्यूलर भी होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर है, मेजॉरिटी 99.9%। बस दो एक्सेप्शंस हैं इसमें जो यूनिसेल्युलर होते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं कि फंजाई जो होते हैं दीज आर यूकैरियोटिक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, एक्सेप्ट ईस्ट एंड सिनकिट्रियम। ईस्ट और सिनकिट्रियम सिर्फ दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं। These are unicellular organisms.
फंजाई यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट मतलब जिनकी बॉडी में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये हो गया सेलुलरिटी। नेक्स्ट हम कैरेक्टर पढ़ते हैं फंजाई के बारे में। जो सेल वॉल होती है उनकी, वो किस चीज से बनी होती है। नॉर्मली हम जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। मोनेरा के बारे में हमने पढ़ा था कि मोनेरा में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होती है। प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा था कि सेल वॉल जो होती है वो बेसिकली सेलुलोज की होती है और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में सिलिका भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सेल वॉल जो होती है ये एक स्पेसिफिक मटेरियल की बनी होती है, इसको हम कहते हैं काइटिन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। एक्चुअली जो मेजॉरिटी कैटेगरी फंजाई की जो बताई गई है उसमें काइटिन ही होता है सेल वॉल में, पर एक इसकी क्लास होती है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके जा रहा हूं। अभी मैं क्लासेस का एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि फंजाई में कितनी क्लासेस होती हैं, किस तरह से उसको डिवाइड किया गया है, क्योंकि अपन आगे बहुत सारे टर्म्स अभी यूज करने वाले हैं जो क्लासेस से रिलेटेड हैं, तो एटलीस्ट उनका नाम आपको पता होना चाहिए। फंजाई को मैं यहां पे बता दे रहा हूं, फंजाई को कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फंजाई को मेनली 3 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक है जिम्नोमाइकोटा, दूसरा है ऊमाइकोटा और तीसरा है यूमाइकोटा। ये फंजाई की 3 मेजर जो क्लासेस हैं, कैटेगरीज हैं ये। अब इनके अंदर भी क्लासेस होती हैं, इनके अंदर भी और सब कैटेगरीज होती हैं, तो मेनली हमको इन दोनों के बारे में पढ़ना है। अभी हम सिर्फ यहाँ पे नाम देखेंगे कि कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हर क्लास की डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो ऊमाइकोटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है फाइकोमाइसिटीज और दूसरी है जाइगोमाइसिटीज। ये ऊमाइकोटा की 2 क्लासेस। यूमाइकोटा को डिवाइड करते हैं यूमाइकोटा में सबसे पहले एस्कोमाइसिटीज, दूसरा बेसिडियोमाइसिटीज और तीसरा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये फंजाई की कुछ क्लासेस हैं। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि ऊमाइकोटा फाइकोमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज में डिवाइड करते हैं और यूमाइकोटा को इन 3 सब क्लासेस में, और ये 3 यूमाइकोटा के अंदर आते हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अभी हम जो सेल वॉल अभी हमने बात की कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये काइटिन फाइकोमाइसिटीज को छोड़कर सभी क्लासेस में प्रेजेंट होता है। फाइकोमाइसिटीज को छोड़कर ये सभी क्लासेस की सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। सिर्फ फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं उनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, एक्सेप्ट इन फाइकोमाइसिटीज मेंबर। और यहां पे फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स में सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काइटिन जो है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है, ये एसिटाइल ग्लूकोसामीन का बना होता है। काइटिन इज नाइट्रोजन कंपाउंड मेड अप ऑफ ग्लूकोसामीन और एसिटाइल ग्लूकोसामीन।
एसिटाइल ग्लूकोसामीन एक छोटी यूनिट है, बहुत सारी एसिटाइल ग्लूकोसामीन जब कंबाइन होती है तो काइटिन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये बात अमीन वर्ड यूज कर रहे हैं, अमीन मतलब जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो काइटिन इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस एंड इज मेड अप ऑफ एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो सेल्युलरिटी ये मल्टी सेलर होते हैं, बेसिकली यूनिसेलर भी होते हैं, ईस्ट और सिंकेट्रियम यूनिसेलर हैं, और सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। सिर्फ एक क्लास फाइकोमाइसिटीज वहां पे सेल्यूलोज उनके मेंबर्स की वॉल्स में देखा जाता है, बाकी सब में काइटिन होता है। ये फंजाई की कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस, अभी सिर्फ आप यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा, बाकी हम इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम फंजाई की बॉडी में देखते हैं, बॉडी जो होती है वो सेप्टेट होगी और एसेप्टेट होगी, यानी फंजाई की बॉडी में या तो डिविजन्स होंगे और या तो नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, फंजाई की बॉडी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जिस फॉर्म में वो फूड को स्टोर करते हैं, ये होता है ग्लाइकोजन और ऑयल। ग्लाइकोजन और ऑयल फंजाई की बॉडी में रिजर्व फूड मटेरियल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें किस तरह के फेजेस देखे जाते हैं। फंजाई की बॉडी एक्चुअली जब डेवलप होती है तो उस कंडीशन में जो वो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल अलग होता है जब वो डेवलप्ड हो जाती है। फंजाई की बॉडी में दो फेजेस होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव फेज और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज। तो नेक्स्ट जो पार्ट अपन पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में, फेजेस इन फंजाई लाइफ साइकिल। फंजाई की लाइफ साइकिल में दो तरह के फेज होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव फेज वेजिटेटिव फेज वो फेज है जब फंजाई आपको अपने आप को डेवलप करता रहता है। ये वेजिटेटिव फेज में फंजाई की बॉडी काफी छोटी होती है, सबस्ट्रेट से अटैच रहती है, वो इतनी छोटी होती है कि कई बार तो वो दिखती भी नहीं। एक्चुअली जब फंजाई जो विजिबल होता है, विजिबल वो अपनी रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान होता है, यानी यहाँ पे डेवलपमेंट होता रहता है, पर फंजाई की बॉडी हमको दिखाई जनरली नहीं पड़ती। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से अपन इसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसमें भी ज्यादा रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो वेजिटेटिव फेज में ग्रोथ ऑकर्स इन फंजाई बॉडी और इसमें फंजाई इज हिडन और इनविजिबल, मतलब ये इतना छोटा होता है कि दिखाई नहीं पड़ता। पर इसका जो दूसरा फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा फेज है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में बॉडी पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन भी होता है। मैच्योरिटी हो जाती है और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं। अब इसमें दो टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से फंजाई की बॉडी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, तो हम इस बेसिकली इस फेज से डील करते हुए दो टर्म्स बात करते हैं। एक होता है होलोकार्पिक फंजाई। होलोकार्पिक फंजाई, होलोकार्पिक फंजाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें पूरी की पूरी बॉडी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती है। होलोकार्पिक फंजाई जो है ऐसे फंजाई हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी पूरी बॉडी रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाती है। जबकि दूसरा टर्म अपन बात करते हैं यूकार्पिक फंजाई। यूकार्पिक फंजाई ऐसे फंजाई होते हैं जिनमें बॉडी का कुछ पार्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होता है। तो इसमें होल बॉडी
is converted into reproductive structure. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पूरी बॉडी में बन जाते हैं। अच्छा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि फंजाई को सेल्युलरिटी के बेस पे दो तरह से अपन ने उसको क्लासिफाई किया, या तो यूनिसेलुलर होते हैं या तो मल्टीसेलुलर होते हैं। हम जानते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी इस केस में जब पूरी बॉडी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो रही है, मतलब ये टर्म बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किया जाता है। यानी ईस्ट की बॉडी अगर हम बात करें तो वो होलोकार्पिक फंजाई की कैटेगरी में रखी जाएगी। दूसरा होता है यूकार्पिक फंजाई। यूकार्पिक फंजाई में पार्ट ऑफ माइसीलियम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। इसमें पार्ट ऑफ माइसीलियम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। यानी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपन इस कैटेगरी में, जो मल्टीसेलुलर फंजाई होते हैं वो हम इस कैटेगरी में पढ़ते हैं। तो ये अपन ने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा फंजाई का। अब इसके अलावा दो टर्म्स जो और इंपॉर्टेंट जो अपन को याद रखने हैं, पहला एक होता है हेट्रोथैलिक फंजाई। हेट्रो मतलब होता है अलग अलग, यानी अलग अलग माइसीलियम मतलब अलग अलग फंजाई बॉडी। जब इनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं और इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, तो इस तरह के जो फंजाई रोल पार्टिसिपेट उसमें कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में, उनको अपन कहते हैं हेट्रोथैलिक फंजाई। यानी इसमें फर्टिलाइजेशन takes place between two genetically different organisms, यानी फंजाई। दो जेनेटिकली अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो फर्टिलाइजेशन होता है फंजाई के बीच में, उसको हम कहेंगे हेट्रोथैलिक फंजाई। हेट्रोथैलिक फंजाई मतलब टोटली अलग अलग फंजाई की बॉडी। नेक्स्ट बात करते हैं इसी से मिलता जुलता टर्म होमोथैलिक फंजाई। होमोथैलिक फंजाई का मतलब होता है जब फर्टिलाइजेशन एक ही माइसीलियम के अलग अलग हाइफे के बीच में हो रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस between genetically similar organism जब सिमिलर ऑर्गेनिज्म यानी माइसीलियम बॉडी तो एक ही है, अब उसमें फंजाई जो हाइफे वाला पार्ट है वो अलग अलग हो सकता है, और या तो फिर ये भी हो सकता है कि एक हाइफे में अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाए, ऊपर की तरफ मेल या फीमेल ऑर्गन, नीचे की तरफ दूसरा मेल या फीमेल ऑर्गन। तो अगर इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर अपन उसको होमोथैलिक फंजाई की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये हमने देखा फंजाई का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, किस तरह से फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स देखते हैं हम। सबसे पहला मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसके टर्म्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो इसमें जो बेसिकली इसका जो पार्ट है फंजाई की बॉडी में जो देखा जाता है, उसमें एक मेथड होता है फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि फंजाई की जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होती है और हर फ्रेगमेंट जो होता है वो नया फंजाई डेवलप, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी में डेवलप हो जाता है। दूसरा है बाय बडिंग। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ईस्ट की बॉडी में छोटा सा बर्ड डेवलप होता है और वो बर्ड फिर फुली मैच्योर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा मेथड है फिशन। इस प्रोसेस के बारे में भी हमने पहले ही सुना है कि फिशन मतलब होता है कि व्हेन पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स एंड ईच डॉटर ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स फुली मैच्योर ऑर्गेनिज्म बॉडी। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन मतलब जो फंजाई की बॉडी होती है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होती है और हर फ्रेगमेंट बाद में एक ऑर्गेनिज्म फुली मैच्योर ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाता है। बडिंग, बॉडी में छोटी छोटी बर्ड डेवलप होती है, जैसे ईस्ट की बॉडी में बर्ड डेवलप होती है, वो बर्ड फिर पेरेंट बॉडी से डिटैच होके सॉइल के कांटेक्ट में आती है और वहां पे वो फुली मैच्योर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। तीसरा मेथड है बाय फिशन। फिशन मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है बॉडी उसके डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और फिर ये डॉटर सेल्स फाइनली मैच्योर हो जाती है और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के नाम से समझी जाती है, पढ़ी जाती है। ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट। नेक्स्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एक्चुअली फंजाई की बॉडी में देखा गया है वो कुछ माइन्यूट बॉडीज के थ्रू देखा गया है जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं। और फंजाई की बॉडी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उन स्पोर्स को माइटोस्पोर कहते हैं। इसको हम लिख लेते हैं, स्पोर्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग fungi life cycle are called माइटोस्पोर्स। इन्हें हम माइटोस्पोर्स कहते हैं। अब माइटोस्पोर्स कौन कौन से फंजाई की बॉडी में बनते हैं ये हम बात करते हैं। सबसे पहला जो स्पोर इसमें देखा जाता है दैट इज ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर बहुत छोटे, ये माइन्यूट स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर माइन्यूट बॉडीज which contain one or two flagella। यानी इनकी बॉडी में एक या दो फ्लैजिला होते हैं। अगर एक फ्लैजिला होगा तो ये यूनिफ्लैजिलेट्स कहलाएंगे और अगर दो फ्लैजिला होंगे तो ये बाइफ्लैजिलेट्स कहलाएंगे। मेन हम बात करते हैं बाइफ्लैजिलेट्स के बारे में। अगर इन केस ज़ूस्पोर की बॉडी में दो फ्लैजिला होते हैं, अगर ये बाइफ्लैजिलेट होता है तो इसमें जो एक फ्लैजिला होगा, जो दोनों में से एक फ्लैजिला होगा वो पियर शेप का होगा और दूसरा फ्लैजिला जो होगा वो बीन शेप का होगा और किडनी शेप का होगा। अगर एक सिंगल फ्लैजिला है तो उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको, पर अगर दो फ्लैजिला हैं तो दोनों फ्लैजिला का स्ट्रक्चर जो होता है, शेप जो होता है वो अलग अलग होता है। एक का होता है पियर शेप और दूसरे का होता है बीन शेप। ये दोनों फ्लैजिला क्योंकि अलग अलग हैं तो इस तरह के फ्लैजिला को अपन कहते हैं हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला। हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला, इसका मतलब होता है व्हेन बॉडी कंटेन टू डिफरेंट फ्लैजिला। दो डिफरेंट फ्लैजिला होंगे तो हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ज़ू फ्लैजिलेट कुछ इस तरह के हमको दिखते हैं, ज़ूस्पोर कुछ इस तरह के हमको दिखते हैं। ये सिंगल फ्लैजिला वाला और ये बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर। पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखने की है, ये एक बड़ी बॉडी के अंदर बनते हैं। उस बड़ी बॉडी को अपन कहते हैं ज़ूस्पोरेंजियम। यानी ये कुछ इस तरह की, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा पार्ट हो गया ज़ूस्पोरेंजियम
और इसके अंदर से ज़ूस्पोर रिलीज होते हैं। अब यहां पे एक टर्म मैं यूज करूंगा, इनका जो ओरिजिन होता है ये एंडोजीनस होता है। एंडोजीनस मतलब किसी बॉडी के अंदर से निकलने वाले ऑर्गेनिज्म एंडोजीनस कहलाते हैं, और अगर वो बॉडी में ऊपर की तरफ बनते हैं, बाहर की तरफ बनते हैं, तो उसको हम एक्सोजीनस कहते हैं। क्योंकि ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन एक बड़ी बॉडी के अंदर होता है, इसलिए ओरिजिन जो इसका होता है वो एंडोजीनस होगा। यानी ज़ूस्पोर का ओरिजिन जो है ये एंडोजीनस होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ज़ूस्पोर है, इसको हम कहते हैं ज़ूस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम बड़ा स्ट्रक्चर, उसके अंदर ज़ूस्पोर। तो ये पहले जो स्पोर्स बनते हैं एसेक्सुअल बॉडीज, जिनको अपन कहते हैं माइटोस्पोर अपन कहते हैं, ये ज़ूस्पोर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, या तो एक फ्लैजिला या तो दो फ्लैजिला। फ्लैजिला होने के कारण ये स्ट्रक्चर्स मोटाइल होते हैं। स्पोर में यही स्ट्रक्चर है जो मोटिलिटी शो करते हैं, बाकी के जितने स्पोर्स अपन पढ़ते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो दूसरा हम पढ़ते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर एक्चुअली ज़ूस्पोर भी इसी के अंदर कई बार रखा जाता है। स्पोरेंजियोस्पोर मतलब कोई एक बड़ी बॉडी होती है, उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर बनते हैं। तो यहां पे भी वही चीज है कि एक बड़ी बॉडी है, उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर बन रहे हैं, तो हम कई बार इसको स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर स्टडी करते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर का ये पार्ट होगा कि नहीं, तो ये माना जाता है इसके अंदर का पार्ट। स्पोरेंजियोस्पोर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं और किसी बॉडी में इनका फॉर्मेशन होता है, उस बॉडी को अपन कहते हैं स्पोरेंजियम। जैसे ये स्ट्रक्चर, ये स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम से रप्चर होके ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं। ये वाला पार्ट स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम से अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं इनको अपन स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। ये स्पोरेंजियोस्पोर बाहर निकलते हैं। इनमें मोटिलिटी के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी ये टोटली नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं। ये वाला पार्ट कहलाता है स्पोरेंजियम। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसपे स्पोरेंजियम अटैच है, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। और ये जो स्ट्रक्चर निकल रहे हैं इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। ये स्पोरेंजियोस्पोर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं। थर्ड टाइप के जो स्पोर्स हम देखते हैं दैट इज कोनिडिया। कोनिडिया स्पोर्स जो होते हैं ये भी नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं। कोई इसमें स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल नहीं पाया जाता जो मोटिलिटी दे सके इसको। अब इसके बारे में दो तीन टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर में इसको हम कहते हैं कोनिडियोफोर। ये कोनिडियोफोर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ये छोटी छोटी ब्रांचेस, इन छोटी छोटी ब्रांचेस को हम कहते हैं रेमी। फिर रेमी की और छोटी ब्रांचेस होती हैं, कुछ इस तरह से। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं मेटुले। मेटुला और मेटुले, रेमी की ब्रांचेस मेटुले। फिर ये मेटुला भी डिवाइड होता है, इसकी भी कुछ ब्रांचेस होती हैं। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं
स्टेरिगमेटा। स्टेरिगमेटा के ऊपर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इन स्पोर्स को हम कहते हैं कोनिडिया। सबसे पहले जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर की छोटी छोटी ब्रांचेस रेमी, रेमी की ब्रांचेस मेट्यूले, मेट्यूले की ब्रांचेस स्टेरिगमेटा, स्टेरिगमेटा के ऊपर पाया जाने वाला स्ट्रक्चर कोनिडिया। कोनिडिया नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, ना इसमें कोई फ्लैजिला होता है ना कोई सीलिया होता है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका ओरिजिन जो है ये एक्सोजीनस है, एक्सोजीनस ओरिजिन ये शो कर रहा है, यानी फॉर्मेशन बाहर की तरफ हो रहा है, किसी स्ट्रक्चर को रप्चर करके ये बाहर नहीं निकल रहा है, फॉर्मेशन जो हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, इसलिए हम इसको एक्सोजीनस ओरिजिन कहते हैं। ये हो गया तीसरा स्पोर। चौथे स्पोर्स होते हैं क्लमाइडोस्पोर्स। क्लमाइडोस्पोर्स जो होते हैं ये बेसिकली नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स तो हैं, पर इनके आसपास थिक वॉल होती है। जनरली बाकी के स्पोर्स जो होते हैं उनमें थिन वॉल होती है, पर इस क्लमाइडोस्पोर्स जो होते हैं इनमें थिक वॉल होती है और ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इसके अलावा ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स। ये भी नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट लास्ट टाइप के स्पोर जो फंजाई की बॉडी में देखे जाते हैं ये होते हैं ओइडिया। ओइडिया कोनिडिया जैसे ही होते हैं, ऊपर की तरफ मिलते हैं, पर ये जब शुगरी मीडियम होता है तभी इस तरह के स्पोर्स देखे जाते हैं। फॉर्म्ड व्हेन फंजाई ग्रो इन शुगरी मीडियम। तो ये 5 तरह के स्पोर्स जो फंजाई की बॉडी में देखे जाते हैं, इनको अपन माइटोस्पोर कहते हैं। मोटाइल होता है जूस्पोर, बाकी के सारे नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कुछ स्टेजेस में भी डिवाइड किया गया है और कुछ टाइप्स में भी इसको डिवाइड किया गया है। यानी ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है तो उसको जो स्टेजेस बताई गई हैं वो फॉलो करेगा, और जितने मेथड्स बताए गए हैं उसमें से कोई ना कोई फॉलो करेगा। हमने अभी बात की थी कि जो स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं उनको अपन माइटोस्पोर कहते हैं, पर कुछ स्पोर्स ऐसे भी होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं और वो स्पोर्स क्लासेस के बेसिस पे उनके नाम दिए जाते हैं। जैसे हमने क्लासेस बताई थी, एस्कोमाइसिटीज होती है तो उसमें जो सेक्सुअल स्पोर बनते हैं उनको अपन एस्कोस्पोर कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज होती है उसमें बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं। तो इस तरह के स्पोर्स को सेक्सुअल स्पोर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए फंजाई को 3 स्टेप्स से गुजरना होता है, जिसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। जो फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है उसको इन 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। अब इसमें जो पहला स्टेप होता है, जो पहली स्टेज होती है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है कि जो सेल्स हैं
उनका फ्यूजन होगा, यानी सेल्स की वॉल्स आपस में फ्यूज होंगी, पर उनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होंगे। सेल की जो वॉल्स होती हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं, एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, पर उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं होते। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मोगेमी में ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस, ये दूसरी सेल, इसका भी न्यूक्लियस। अब जब ये दोनों सेल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगी तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा, और फाइनली जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा होता है, यानी वॉल्स फ्यूज हो गई और इनके न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ में है, मतलब फ्यूज नहीं हुआ है, साथ में है, वो एक सेल के अंदर दोनों न्यूक्लियस यहां पे दिख रहे हैं। तो ये स्टेज कहलाती है, ये स्टेप कहलाता है प्लाज्मोगेमी। फंजाई सेल्स फ्यूज टुगेदर, देयर कॉमन वॉल डिसॉल्व बट देयर न्यूक्लियस डज नॉट फ्यूज। इस स्टेप को हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। दूसरा जो स्टेप आता है दैट इज कैरियोगेमी। अच्छा, मैं एक मिनट, कैरियोगेमी से स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सेल बनी है जहां पे दो न्यूक्लियस आपस में एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, इस स्टेज को हम कहते हैं डाई कैरियन। इस फेज को इस नाम से भी कहते हैं, प्लाज्मोगेमी है, इसको हम डाई कैरियो फेज भी कहते हैं। डाइकैरियन मतलब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, डाइकैरियो फेज मतलब प्लाज्मोगेमी वो फेज है जब सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं पर वो फ्यूज नहीं करते। फाइकोमाइसीटीज के मेंबर्स में ये स्टेज बहुत कम समय के लिए होती है। डाइकैरियन और डाइकैरियो फेज बहुत कम समय के लिए होता है, पर जो बाकी क्लासेस हैं एस्कोमाइसीटीज और बेसिडोमाइसीटीज, उसमें ये स्टेज काफी लंबी होती है, यानी वहां कैरियोगेमी को आने में काफी समय लग जाता है। कैरियोगेमी का मतलब होता है जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल के अंदर वो फ्यूज जाएंगे। इसमें फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, इसमें है फ्यूजन ऑफ सेल्स, देयर कॉमन वॉल डिसॉल्व, इसमें फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। और जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो इसके कारण एक नया स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम कहते हैं जाइगोट। जैसे ये यहां पे दो न्यूक्लियस थे, ये फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद एक न्यूक्लियस बना, सॉरी एक स्ट्रक्चर बना, एक डिप्लॉइड सेल बनी जिसको हम कहते हैं जाइगोट। और क्योंकि न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिनगेमी। सिनगेमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन और या तो फिर फर्टिलाइजेशन, और जो स्ट्रक्चर बनेगा इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सिन कैरियन। जैसे यहां पे डाइकैरियन था, ये स्ट्रक्चर डाइकैरियन कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर सिन कैरियन कहलाएगा। और जो न्यूक्लियस फ्यूज हुए यानी वो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं सिनगेमी। नेक्स्ट जो तीसरा स्टेप होता है ये होता है मियोसिस का। यहां पे जो डिप्लॉइड जाइगोट बना है, इस डिप्लॉइड जाइगोट में डिविजन्स होते हैं, मियोसिस होगा और फाइनली स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे डिप्लॉइड जाइगोट में मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और फिर ये स्पोर्स गिरेंगे, फिर जनरली जो नया डेवलपमेंट यानी माइसीलियम बनेगा, माइसीलियम के बाद फिर से यही सारे स्टेप शुरू हो जाएंगे। तो हर वो फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है उसको इन तीन स्टेप से, इन तीन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। प्लाज्मोगेमी सेल का फ्यूजन, वॉल डिसॉल्व हो जाती है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते। कैरियोगेमी न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी कहते हैं इसको, सिनकैरियन स्ट्रक्चर जो बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। डिप्लॉइड जाइगोट में मियोसिस होगा और वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से रिप्रोडक्शन के मेथड्स होते हैं। ये तो हमने स्टेजेस देखी, अब रिप्रोडक्शन के मेथड्स देखते हैं कि किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन मेथड देखा जाता है। फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स होते हैं उसमें पहला होता है गैमेटिक फ्यूजन। गैमेटिक फ्यूजन मतलब नाम से इंडिकेट है गैमीट्स का फ्यूजन। जो मेल गैमीट होगा और जो फीमेल गैमीट होगी वो दोनों आपस में फ्यूज होंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा।
सिंपल है, व्हेन फ्यूजन टेक्स प्लेस बिटवीन टू ऑपोजिट गैमीट्स देन इट इज नोन एज गैमेटिक फ्यूजन। दूसरा मेथड है गैमेटिक कॉन्टैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। गैमेटिक कॉन्टैक्ट में समझिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हाइफे, ये दूसरा हाइफे, ये एक हाइफे हो गया, ये दूसरा हाइफे हो गया। इसमें एक हाइफे में स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हुआ, इसमें भी स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हुआ। ये दो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स, ये जो हाइफे है इसको फॉर एग्जांपल हम नाम देते हैं मेल हाइफे। मेल हाइफे में जो यहां पे स्ट्रक्चर बना है, मेल हाइफे में अपन जो स्ट्रक्चर बना है उसको हम नाम देते हैं एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए टर्म यूज करते हैं एंथ्रीडियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए अपन टर्म यूज करते हैं oogonia। तो इसमें फंगल हाइफे, और एक और फंगल हाइफे, एक डेवलप हो गया मेल ऑर्गन में और दूसरा फीमेल ऑर्गन में। अच्छा, ये दोनों जो हैं ये माइसीलियम में प्रेजेंट है। एक ही माइसीलियम में, सेम माइसीलियम में दो अलग अलग हाइफे, हाइफे एक मेल में डेवलप हुआ, एक फीमेल में। मेल के लिए अपन टर्म यूज करेंगे एंथ्रीडियम, और फीमेल के लिए oogonia। जब एंथ्रीडियम और oogonia दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो एंथ्रीडियम से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकलती है, यानी ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का, यानी ये दोनों हाइफे कांटेक्ट में है, ये दूसरा हाइफे, ये वाला जो पार्ट था यहां से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकलेगी कुछ इस तरह से, जो कि इस हाइफे में पेनिट्रेट करेगी। एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप होती है एंथ्रीडिया से और वो एंटर करती है oogonia के अंदर, और फाइनली इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रांसफर हो जाता है इसके अंदर। दो हाइफे, एक ही माइसीलियम के दो हाइफे, एक को अपन ने नाम दिया एंथ्रीडिया, दूसरे को oogonia, ये मेल वाला पार्ट, ये फीमेल पार्ट, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप फ्रॉम एंथ्रीडिया एंड एंटर्स इनटू oogonia। तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट, एंथ्रीडिया सॉरी फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप फ्रॉम एंथ्रीडिया and enters into oogonia। अब यहां पे ये जो वॉल है, ये कॉमन वॉल जो इससे जुड़ी होगी आपस में, ये बाद में डिसॉल्व हो जाएगी, और डिसॉल्व होने के बाद ये न्यूक्लियस यहां पे ट्रांसफर हो चुका है। जब ये न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाएगा फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा। जब न्यूक्लियस ट्रांसफर होगा तो वो स्टेप कहलाएगा प्लाज्मोगेमी। न्यूक्लियस पहले जुड़ेगा नहीं, फ्यूज नहीं होगा, उसको हम प्लाज्मोगेमी कहेंगे। और जब प्लाज्मोगेमी होने के बाद जब सेकंड स्टेप आएगा कैरियोगेमी, तो उसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। जब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो फाइनली फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यानी इसके बाद जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब ये एक सेल तो खाली हो गई, इसको हटा देते हैं अपन, और ये एक सिंगल स्ट्रक्चर जहां पे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया है। तो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया। तो न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर मिला हमको जाइगोट, और इस जाइगोट के बाद फिर मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद फिर स्पोर्स यहाँ पे बनेंगे। तो यहीं पे प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, और फिर फाइनली मियोसिस देखने मिलता है। ये इस स्टेप को कहते हैं गैमेटिक कॉन्टैक्ट।
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली, एंथ्रीडिया स्ट्रक्चर से फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकलती है जो ओगोनिया में एंटर करती है और फिर बाद में आखिरी में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये पहला, ये दूसरा मेथड। तीसरा मेथड आता है गैमेटिक कॉपुलेशन। इसी के लिए एक और टर्म यूज करते हैं कॉन्जुगेशन। यहां पे अलग अलग माइसीलियम में जो हाइफा होता है उसे अपन लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक माइसीलियम का हाइफा, ये दूसरे माइसीलियम का हाइफे। अब ये दोनों हाइफे एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आने के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का शो होगा। ये दोनों हाइफे डेवलप हो गए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। ये जो कॉमन वॉल है वो डिसॉल्व हो जाएगी। यहां किसी भी तरह की ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये स्ट्रक्चर फाइनली कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये जब स्टार्टिंग कंडीशन में दोनों न्यूक्लियस एक सेल के अंदर आ जाएंगे तो प्लाज्मोगेमी हो गई और फिर इस न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यह कहलाता है गैमेटिक कॉपुलेशन और गैमेटिक कॉन्जुगेशन। यहां पे ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा था, यहां पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमें देखने नहीं मिलता। तो यहां पे दो हाइफे, अलग अलग हाइफे कांटेक्ट में आए, प्लाज्मोगेमी हुई, सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गए। प्लाज्मोगेमी के बाद फिर कैरियोगेमी यानी फ्यूजन हो गया और फिर इसके बाद फिर मियोसिस होगा। तो मियोसिस के बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये तीसरी मेथड हो गई। चौथी मेथड होती है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन किसी किसी फंजाई में देखने मिलती है। इसमें नॉन मोटाइल मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम स्पर्मेशिया भी कहते हैं। नॉन मोटाइल मेल गैमीट बनता है जिसे स्पर्मेशिया कहते हैं। फिर ये जो नॉन मोटाइल मेल गैमीट बनता है ये डिस्पर्स होता है, डिस्पर्स थ्रू एयर, वाटर or any other agency and reach to female reproductive organ। मतलब इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचने के लिए किसी न किसी एजेंसी की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया स्पर्मेटाइजेशन। और लास्ट मेथड है इसमें सोमेटोगेमी। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारी बॉडी में दो तरह की सेल्स होती हैं। एक वो जो सोमैटिक टिश्यू से डील करती हैं और दूसरी जो जर्नल सेल्स होती हैं यानी जिनमें कैरेक्टर्स लेके जाने की पावर होती है। यहां पे जो सोमेटोगेमी हम बात कर रहे हैं, सोमेटोगेमी सोमैटिक सेल्स का पार्ट है, सोमैटिक सेल्स में होने वाला प्रोसेस है। यानी ये कैरेक्टर्स को आगे ट्रांसफर नहीं करता है। यहां पे वेजिटेटिव सेल्स के बीच में फ्यूजन होता है और फिर फाइनली नए फंजाई का डेवलपमेंट होता है। This process occurs in vegetative cells। सोमेटोगेमी जो होता है वो वेजिटेटिव सेल्स में यानी सोमैटिक सेल्स में होता है। बाकी के जितने प्रोसेस हैं वो जर्नल सेल को यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस लेक्चर में हमने बात की, पूरा हमने फंजाई का इंट्रोडक्शन देख लिया, पूरी फंजाई की डिटेल अपन ने पढ़ ली। यानी अब जो हमने पढ़ा है ये आप जब तक इसको अच्छे से याद नहीं करेंगे तब तक फंजाई की क्लासेस याद करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है।
तो पहले आप इस पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जब फंजाई की क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर वो आपको इजीली समझ में आएगा और फिर आसानी से याद भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फंजाई की क्लासेस के बारे में।